नमस्कार। स्वागत है आपका महाभारत द कंप्लीट सागा सीजन 3 में। आज हम उद्योग पर्व के एक बहुत ही तनाव भरे हिस्से यान संधि पर्व की गहराइयों में उतरने वाले हैं। पिछली बार हमने प्रजागर पर्व में देखा था कि कैसे संजय के लौटने के बाद राजा धृतराष्ट्र की तो रातों की नींद ही उड़ गई थी। वो इतनी चिंता में थे कि उन्होंने आधी रात को विदुर को बुलाया और विदुर ने उन्हें जो उपदेश दिया, जिसे हम विदुर नीति भी कहते हैं, वो धर्म और राजनीति पर एक मास्टर क्लास था। लेकिन अब उपदेश का समय खत्म हो चुका है। सुबह हो गई है, हस्तिनापुर की सभा लगी है और संजय पांडवों का वो निर्णायक संदेश लेकर सबके सामने खड़े हैं। माहौल में एक अजीब सी खामोशी है और यहीं से शुरू होता है यान संधि पर्व। तो सभा तैयार है, संदेश क्या है? संजय सबसे पहले सभा को प्रणाम करते हैं और फिर सीधे अर्जुन का संदेश सुनाते हैं। अच्छा। संदेश में कोई लाग लपेट नहीं है, एकदम सीधा है। वो कहते हैं कि पांडव शांति चाहते हैं, वो युद्ध नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अपने अधिकार की कीमत पर नहीं। बिल्कुल। उनका राज्य इंद्रप्रस्थ उन्हें हर हाल में वापस चाहिए। अगर कौरव उनका आधा राज्य सम्मान से लौटा देते हैं तो ठीक है, शांति होगी, वरना युद्ध निश्चित है। ये आप कह सकते हैं एक फाइनल ऑफर है। मतलब गेंद अब पूरी तरह से हस्तिनापुर के पाले में है और अब आप उम्मीद करेंगे कि इस पर कोई स्ट्रेटेजिक डिस्कशन हो, इसके प्रोज एंड कॉन्स पर बात हो, लेकिन सभा में तो कुछ और ही होता है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे पहली लड़ाई पांडवों से नहीं बल्कि कौरवों की अपनी हाई कमांड के बीच ही शुरू हो गई। जैसे ही संदेश खत्म होता है, सबसे पहले पितामह भीष्म खड़े होते हैं। वो दुर्योधन को सीधे सीधे कहते हैं कि देखो, संधि कर लो, इसी में सबकी भलाई है। अच्छा। वो उसे याद दिलाते हैं कि तुम जिनका सामना करने जा रहे हो वो कोई साधारण योद्धा नहीं है। वो श्री कृष्ण और अर्जुन की महिमा, उनकी अजय शक्ति के बारे में बताते हैं। और यहीं पर वो एक चिंगारी भी फेंक देते हैं, है ना? हाँ। वो सीधे सीधे कर्ण पर निशाना साधते हैं। हाँ, वो कर्ण पर आक्षेप करते हुए कहते हैं कि तुम जैसे लोगों की सलाह पर चलकर ही दुर्योधन इस विनाश के रास्ते पर आया है। अब ये सुनकर कर्ण का स्वाभिमान जाग जाता है। जाहिर है। वो गुस्से में खड़ा होता है और अपनी वीरता की डींगे हाँकने लगता है, मतलब आत्म प्रशंसा। वो कहता है कि मैं अकेला ही अर्जुन को मार दूंगा, पांडवों को हरा दूंगा। ये तो किसी मॉडर्न बोर्डरूम मीटिंग जैसा सीन है। आपके पास एक तरफ है भीष्म, जो कंपनी के एक्सपीरियंस्ड चेयरमैन की तरह है। सही कहा। और दूसरी तरफ है कर्ण, जो एक एम्बिशियस स्टार परफॉर्मर है, और चेयरमैन सबके सामने स्टार परफॉर्मर को नीचा दिखा रहा है। और ये डायनामिक बहुत खतरनाक है। भीष्म कर्ण की बातों का उपहास करते हैं, उसे उसकी पुरानी हार याद दिलाते हैं। इससे सभा का माहौल और गर्म हो जाता है। द्रोणाचार्य भी उठकर भीष्म की बात का समर्थन कर देते हैं। तो मतलब टीम बुरी तरह बढ़ चुकी है। बिल्कुल। एक तरफ हैं भीष्म और द्रोण, जो अनुभव की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कर्ण और दुर्योधन, जो अहंकार के नशे में हैं। ये किसी भी संगठन के पतन का पहला संकेत होता है, जब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट एक्सटर्नल थ्रेट से बड़ा हो जाए। और इसी बटी हुई और तनाव से भरी सभा में संजय एक और स्ट्रेटेजिक मूव चलते हैं। वो सिर्फ संदेश नहीं देते। नहीं, वो पांडवों की मिलिट्री स्ट्रेंथ का एक पूरा प्रेजेंटेशन देते हैं। वो एक एक करके युधिष्ठिर के सहायकों और मित्र राजाओं का वर्णन शुरू करते हैं। पांचाल, मत्स्य, चेदी। कौन कौन से राजा कितनी सेना के साथ। हाँ, उसका पूरा ब्यौरा देते हैं। ये सिर्फ जानकारी नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल वेपन था, ये बताने के लिए कि भाई पांडव अकेले नहीं हैं और वो युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो ये सब सुनकर जहां दुर्योधन और कर्ण गुस्से में हैं, भीष्म और द्रोण चिंतित हैं, वहीं उस व्यक्ति का क्या हाल है जिसके एक हाँ या ना पर सब कुछ टिका है? राजा धृतराष्ट्र तो पूरी तरह से टूट चुके हैं। वो शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी अंधेरे में हैं। खासकर जब संजय भीमसेन के पराक्रम का वर्णन करते हैं तो धृतराष्ट्र का डर सतह पर आ जाता है। वो विलाप करने लगते हैं, उन्हें बचपन की घटनाएं याद आती हैं। अच्छा, वो सब? हाँ, जब भीम खेल खेल में उनके 100 पुत्रों को पेड़ों पर चढ़ा देते थे या पानी में डुबो देते थे। उन्हें वो जहरीली खीर वाली घटना याद आती है, जिसके बाद भी भीम और शक्तिशाली होकर लौटे थे। मतलब वो भविष्य की लड़ाई को अपने अतीत के अनुभवों से देख रहे हैं और नतीजा उन्हें साफ नजर आ रहा है। ये सिर्फ एक राजा का डर नहीं, ये एक पिता का डर है। बिल्कुल। वो जानता है कि उसके बेटों ने एक ऐसी ताकत से दुश्मनी मोल ली है जिसे वो बचपन से हरा नहीं पाए। वो अर्जुन के गांडीव से निकलने वाले बाणों की कल्पना करके कांप उठते हैं। वो कहते हैं,
संजय, मुझे तो हर दिशा में सिर्फ गांडीव ही नजर आ रहा है। और इस डर के मारे वो सभा में शांति का प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, उनका ये शांति प्रस्ताव न्याय के लिए नहीं बल्कि डर से निकला है। सही कहा, वो अपने बेटों को बचाने के लिए शांति चाहते हैं, पांडवों को उनका हक देने के लिए नहीं। ये पश्चाताप नहीं है, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन है। और जाहिर है दुर्योधन अपने पिता की इस घबराहट को एक लीडर की कमजोरी के तौर पर ही देखता होगा। वो इसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। वो अपने पिता को धैर्य बंधाने की कोशिश करता है और अपनी सेना की ताकत का बखान शुरू कर देता है। अच्छा? वो कहता है, आप क्यों डरते हैं? हमारे पास 11 अक्षौहिणी सेना है, उनके पास सिर्फ 7। हमारे पास पितामह भीष्म हैं, गुरु द्रोण हैं और हमारे पास कर्ण है। वो एक लंबी लिस्ट गिनाता है, ये साबित करने के लिए कि कागज पर तो हम ही जीत रहे हैं। यहीं पर संजय का किरदार और भी दिलचस्प हो जाता है। क्या वो सिर्फ एक दूत थे, एक मैसेजर, या उनका रोल इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स था? बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। संजय यहाँ एक मैसेंजर नहीं बल्कि एक आईने की भूमिका निभा रहे हैं। आईना? हाँ, वो धृतराष्ट्र को उनकी वो सच्चाई दिखाते हैं जो कोई और दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता। वो सीधे सीधे उनके दोष गिनाते हैं। वो कहते हैं, राजन, आज आप जिस डर की बात कर रहे हैं, इसकी नींव तो उसी दिन रख दी गई थी जब आपने पुत्र मोह में द्यूत क्रीड़ा की अनुमति दी थी। ये तो बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। हाँ, वो कहते हैं, जब भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हो रहा था और आप चुप थे, तब नींव रखी गई थी। वो कहते हैं कि अगर विनाश से बचना है तो दुर्योधन पर शासन करें, उसके अधीन न रहें। आप राजा हैं, आप दुर्योधन के पिता होने से पहले हस्तिनापुर के शासक हैं। तो मतलब पिता और पुत्र के बीच विचारों का ये युद्ध सभा में बार बार चल रहा है। एक तरफ डर, दूसरी तरफ अहंकार। हाँ, ये एक साइकिल बन जाता है। संजय पांडवों की तैयारियों का वर्णन करते हैं और धृतराष्ट्र फिर विलाप करने लगते हैं। दुर्योधन फिर खड़ा होता है और अपनी प्रबलता साबित करने लगता है। लेकिन इस बार धृतराष्ट्र उसकी बातों पर अविश्वास जताते हैं। अच्छा? वो कहते हैं, पुत्र, तुम जो कह रहे हो मुझे उस पर यकीन नहीं है। और यहीं पर दुर्योधन अपनी वो प्रसिद्ध घोषणा करता है, मैं युद्ध के बना सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। और इसी बीच भीष्म और कर्ण का टकराव एक बार फिर होता है। हाँ, और इस बार ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच जाता है। कर्ण फिर अपनी प्रशंसा करता है। इस पर भी भीष्म फिर से तीखा व्यंग करते हैं। इस बार कर्ण इतना अपमानित महसूस करता है कि वो अपना धनुष रख देता है और प्रतिज्ञा करता है। क्या? कि जब तक आप जीवित हैं, मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और ये कहकर वो सभा छोड़कर चला जाता है। ये तो एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक डिजास्टर है। मतलब युद्ध शुरू होने से पहले ही आपकी सेना का एक सबसे बड़ा योद्धा कह रहा है कि वो तब तक नहीं लड़ेगा जब तक सेनापति जीवित है। बिल्कुल, ये परिवार के अंदर की कला है जो पूरे साम्राज्य को ले डूबने वाली है। इसी बात को विदुर भी उठाते हैं। जब दुर्योधन अपनी सेना की बात करता है तो विदुर दम यानी सेल्फ कंट्रोल की महिमा बताते हैं। वो कहते हैं कि असली शक्ति सेना में नहीं, मन को वश में रखने में होती है। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो ये बहस, ये टकराव, ये चलता ही रहता है। सभा किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही। इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए कोई आता है क्या? हाँ, और यहीं पर कहानी बहुत बड़ा दिव्य मोड़ लेती है। जब सारे मानवीय तर्क विफल हो जाते हैं, तब सभा में महर्षि व्यास और गांधारी का आगमन होता है। अच्छा, अब यहाँ से घटनाक्रम एक अलग ही दिशा लेता है ना? बिल्कुल, ये अब सिर्फ एक राजनीतिक बहस नहीं रह जाती, ये आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच जाती है। महर्षि व्यास जानते हैं कि अब तर्क का समय नहीं है। वो एक ऐसा सत्य सामने रखना चाहते हैं जो इन सबके अहंकार को तोड़ सके। इसलिए वो खुद कुछ कहने के बजाय संजय को आदेश देते हैं कि वो श्री कृष्ण और अर्जुन के असली स्वरूप के बारे में धृतराष्ट्र को बताएं। ये दिलचस्प है। व्यास खुद क्यों नहीं बताते, संजय को क्यों चुनते हैं? क्योंकि संजय को युद्ध देखने के लिए वेद व्यास से ही दिव्य दृष्टि मिली हुई है। व्यास चाहते हैं कि धृतराष्ट्र उसी दिव्य दृष्टि से प्राप्त ज्ञान को सुने, और तब संजय वो बताना शुरू करते हैं जो उन्होंने देखा और समझा है। और वो क्या है? वो बताते हैं कि कृष्ण कोई साधारण राजा या सारथी नहीं है, बल्कि स्वयं परब्रह्म है, इस ब्रह्मांड के रचयिता, पालक और संहारक। तो वो एक तरह से धृतराष्ट्र के सामने पूरी रियलिटी को रीफ्रेम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप जिसे एक जमीन का झगड़ा समझ रहे हैं, वो असल में एक कॉस्मिक इवेंट है। बिल्कुल, आप जिन्हें अपना दुश्मन समझ रहे हैं वो असल में स्वयं नारायण और नर हैं। संजय श्री कृष्ण के विभिन्न नामों जैसे वासुदेव, विष्णु, माधव की व्युत्पत्ति और उनका गहरा आध्यात्मिक अर्थ समझाते हैं। ये उस सभा के लिए एक माइंड ब्लोइंग रेवलेशन है। तो इस सब का धृतराष्ट्र पर क्या असर होता है? क्या एक अंधे व्यक्ति की आंखों के सामने से अज्ञान का पर्दा हटता है?
कुछ पल के लिए हाँ, एक क्षण के लिए एक चमत्कार होता है। अच्छा। संजय के मुंह से भगवान की महिमा सुनकर धृतराष्ट्र का हृदय बदल जाता है। वो भय और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। वो बस भगवान के गुणों का गान करने लगते हैं। वो कहते हैं, हे संजय, तुम्हारी बातें अमृत जैसी हैं। मैं उन केशव को जानना चाहता हूं। उन्हें एक पल के लिए सत्य का एहसास होता है। लेकिन वो एक पल ही था, और शायद यही इस पूरे पर्व की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। हाँ, और यही इस पर्व का सबसे बड़ा सवाल भी है। क्या सच को जान लेना ही काफी है, या उस सच पर अमल करने का साहस भी जरूरी है? सही बात है। धृतराष्ट्र भगवान की महिमा को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन जैसे ही पुत्र दुर्योधन की बात आती है, उनका वो ज्ञान, वो पुत्र मोह के भारी पर्दे के नीचे दब जाता है। वो उसे त्याग नहीं पाते। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि ज्ञान और कर्म के बीच का फासला कितना बड़ा हो सकता है। जानना एक बात है, और उस जानकारी के आधार पर एक्शन लेना वो बिल्कुल दूसरी बात है। बिल्कुल। याम संधि पर्व का अंत इसी दुविधा के साथ होता है। शांति का प्रस्ताव सुना जा चुका है, परिणाम बताए जा चुके हैं, भगवान का असली स्वरूप भी प्रकट हो चुका है, लेकिन अंतिम निर्णय अभी भी अहंकार और मोह के हाथों में है। धृतराष्ट्र ने सत्य को सुना, लेकिन उसे चुना नहीं। अगली बार शांति का एक आखिरी प्रयास करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करेंगे। भगवद्यान पर्व में हम देखेंगे कि जब भगवान खुद दूध बनकर आते हैं तो क्या होता है। लेकिन वहां जाने से पहले पांडव भाइयों के मन में अभी भी कुछ शंकाएं हैं जिन्हें कृष्ण को दूर करना है। हम जानेंगे कि क्या कृष्ण का ये शांति मिशन सफल होगा, या फिर ये महायुद्ध की अंतिम घोषणा साबित होगा। हम आपसे फिर मिलेंगे जल्द ही महाभारत द कंप्लीट सागा में।